अब हम लोग आते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज, स्टोन एज, पाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यह आपको हिस्ट्री के किस फेज को दर्शाता है? हिस्ट्री के किस फेज को दर्शाता है? प्री हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, यानी जो स्टोन एज है वह इतिहास के किस चरण को दर्शा रहा है? तो यह प्राग ऐतिहासिक काल को। ठीक है, यानी इतिहास का वह काल जिस काल में कोई भी रिटेन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, यानी पीरियड बिफोर रिटेन रिकॉर्ड। तो यह आपको इतिहास के किस फेज को दर्शा रहा है? पहली चीज तो यह आपको स्टोन एज जो है यह आपको प्री हिस्ट्री फेज को दर्शा रहा है। एक एक चीजों को बिल्कुल करते जाना है। यानी यह इतिहास के किस फेज को दर्शा रहा है? तो यह आपको प्री हिस्ट्री फेज को दर्शा रहा है। प्री हिस्ट्री फेज यानी प्राग ऐतिहासिक चरण, प्राग ऐतिहासिक चरण को प्री हिस्ट्री फेज को दर्शा रहा है। यानी प्री हिस्ट्री फेज क्या है? प्री हिस्ट्री फेज जैसे इतिहास के 3 फेज हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री जहां पे कोई भी रिटेन रिकॉर्ड नहीं है, यानी पीरियड बिफोर रिटेन रिकॉर्ड, यही है ना। यानी इतिहास का वह काल जहां से लिखित अभिलेख से पहले की अवधि वही है। तो यह जो प्री हिस्ट्री फेज है, यानी यह क्या है? तो लिखित रिकॉर्ड के पहले के चरण, रिकॉर्ड के पहले के चरण, पहले के चरण, यही है ना। अभी कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है, यानी पीरियड बिफोर रिटेन रिकॉर्ड, यही है पीरियड बिफोर रिटेन रिकॉर्ड, यही है इतिहास का वही फेज है। यानी लिखित रिकॉर्ड के पहले के चरण। तो इस फेज में हमें कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिल रही है। क्यों? तो अभी स्क्रिप्ट का डेवलप नहीं हुआ है। अभी स्क्रिप्ट जो है वह आपको नहीं डेवलप हुआ है। अभी लिपि से लोग परिचित नहीं है। यानी यह इतिहास का कौन सा काल है? तो वह काल जहां से हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, हमें कोई भी आपको लिखित अभिलेख से पहले के चरण, लिखित रिकॉर्ड के पहले के चरण, अभी स्क्रिप्ट डेवलप ही नहीं हुआ है। तो इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य तो हमें नहीं मिलेगा, पहली चीज। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे स्टोन एज में जैसे, अब स्टोन एज को आप देखोगे, अगर हम लोग आगे देखें स्टोन एज को, तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? स्टोन एज, एक चीज ध्यान रखना कि यहां से जो कुछ भी पूछा जाएगा वह स्पेशली किस चीज के लिए होगा? पीटी के एग्जाम के लिए। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड होगा, ये मेंस में आपको नहीं पढ़ना है। तो पहले क्लियर हो जाए माइंड में कब कि हम जो पढ़ रहे हैं किस एग्जाम के लिए, क्या यह मेंस में पूछा जाएगा? तो नहीं जी, यह केवल और केवल प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा। अब स्टोन एज को आप देखोगे तो यह जो स्टोन एज है इसके भी 3 फेज हैं। ठीक है, इसके भी क्या है? 3 फेज हैं। कौन से? तो एक है आपको पैलियोलिथिक एज, यानी प्राग ऐतिहासिक काल, इसे क्या कहा जा रहा है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट आप देखते हो तो मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और थर्ड है वह है आपको नियोलिथिक एज।
यानी नवपाषाण काल, नवपाषाण। क्लियर? तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, यही है। अब यहां पे भी हम लोग देखें तो यह जो पैलियोलिथिक एज है, इसके भी यानी अगर टाइम फेज की हम बात करें तो सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 2.5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, 10,000 बीसी। अब देखो कहीं कहीं पे आपको 88,000 में मिलेगा, कहीं पे 19,000 में मिलेगा। एक सामान्य तौर पर हम लोग यह मान सकते हैं, हम लोग सामान्य तौर पर यह मान सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका संतुष्टि ना हो तो मैं इसको फिर लिख दूंगा, ठीक है, यानी 80,000 बीसी, 80,000 बीसी, ठीक है। 88,000 अगर एग्जैक्ट आप बात करोगे तो 88,000, 88,000 बीसी, ठीक है। अब 8,000, हाँ 8,000 होगा ना, 8,000 बीसी, 10,000 था तो मैंने, ठीक है, 8,000 बीसी, 8,000 बीसी। इसे माना जाता है मध्य पाषाण काल को, जो मेसोलिथिक एज है, 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी, 6,000 बीसी। और न्यूलिथिक एज का जो टाइम फेज है, ऐसे टाइम फेज कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। इसका जो टाइम फेज है नवपाषाण काल का, यह माना जाता है 6,000 ईस्वी पूर्व से आपका 3,500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 6,000 ईस्वी पूर्व से 3,500 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 6,000, 6,000 बीसी टू 35,000, 3,500 बीसी। तो यह एक सामान्य तौर पर यह माना जा रहा है। क्लियर है? अब यहां अगर हम लोग देखें तो यह जो पैलियोलिथिक एज है, इस पैलियोलिथिक एज के भी 3 फेज हैं। कौन सा? तो एक है आपको लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, यानी निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। अब यहां पे आप अगर देखोगे तो यह जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, निम्न पूरा पाषाण काल, इसको माना जाता है कि भाई 2.5 लाख ईसा पूर्व से यह माना जाता है कि 50,000, ठीक है, 2.5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व, और 50,000 से 40,000 और 40,000 से 10,000, यह माना जा रहा है सामान्य तौर पर। अब इधर हम लोग देखें कि ये पूरी तरीके से अभी यहां जो है, अभी मानव का विकास नहीं हुआ है। ये पूरे क्या है, जो पैलियोलिथिक एज है ना, जो पूरा पाषाण काल है, ये आइस एरा कहा जाता है, हिम युग, हिम युग। और अभी आधुनिक मानव जो मॉडर्न मैन है, वह मॉडर्न मैन का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि मानव जो ह्यूमन है, ह्यूमन का एक विकास क्रम रहा है। अचानक से हम ऐसे नहीं हो गए, बल्कि पहले हम भी प्राइमेट में ही थे। प्राइमेट मतलब कि स्तनपायी जीवों के ही समूह में थे, वानर और लंगूर वाले कैटेगरी में ही थे। हम उनसे अलग नहीं थे, हम उन्हीं के कैटेगरी में थे, ठीक है। उन्हीं की तरह चलना, उन्हीं की तरह रहना, उन्हीं की तरह खाना पीना, सब कुछ हमारा वैसा ही चल रहा था। और पूरी पृथ्वी जो है, पूरे अर्थ जो है, वह पूरी तरीके से आइस से एकदम लदा पड़ा है, पूरा आइस से कवर है, ठीक है। पूरे आइस एकदम चारों तरफ आइस ही आइस है, जिसे आइस एरा कहा जा रहा है, हिम युग। अब ऐसे स्थिति में कैसे मानव का विकास हो रहा है?
कैसे हम, यानी आपसे पूछा जाएगा कि भाई हम मॉडर्न मैन के रूप में जो पैलियोलिथिक एज के किस फेज में आए। तो आप जब यहां आओगे ना, ध्यान देना, अपर पैलियोलिथिक एज में यहां पे आपको दो चेंजिंग आपको नजर आएगा। क्या? तो एक तो आपको इसी फेज में आकर मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव का विकास हुआ। किसका? आधुनिक मानव का विकास हुआ। आधुनिक मानव, जिसे क्या कहा जा रहा है? इसे कहा जा रहा है होमो सेपियंस। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? होमो सेपियंस। तो यह जो मॉडर्न मैन है, यह मॉडर्न मैन कौन है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है। यह आपको आधुनिक मानव कौन है? होमो सेपियन। ये देखो, दो वर्ड्स, दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, होमो प्लस सेपियंस। होमो का मतलब है मानव और सेपियन का मतलब ज्ञानी। ठीक है, तो यह आप देखो कि दो शब्द है ना, होमो। होमो का मतलब क्या? तो होमो प्लस सेपियन, तो होमो का मतलब हुआ मानव, ह्यूमन, और सेपियन का मतलब ज्ञानी, जो अपने माइंड का यूज कर रहा है। ठीक है, तो यह आपको क्या कहलाया? ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस क्या कहलाया? यह कहलाया आपको ज्ञानी मानव, जो अपने माइंड का उपयोग कर रहा है। और अब हम अपने जानवर का भी अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं क्या? बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें तो हम लोग को रहने ही ना दें, है ना? नहीं तो फिर उनको भी अगर वो सब कुछ चाहिए, कभी देखिए कि भाई बैल वैल को आपने खूब खेती करवाया और वो बोला शाम को कि आज पार्टी दो जरा, बहुत अच्छे से मैंने जुताई किया है, चलो आज होटल उटल में ले चलो। भाई जो दे दिए खा लिए, कहाँ वो मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है? चार डंडा मारो तब भी उतना ही चलेगा, ना मारो तब भी चलेगा। और कभी ऐसा आपसे कोई डिमांड वह करेगा नहीं कि आज मैं आपका बहुत काम किया, आज थोड़ा अच्छा कुछ पार्टी वार्टी चाहिए दो, ऐसा कभी कहता है जानवर? तो यहाँ तक आकर हम अपने क्या करने लगे? अपने माइंड का यूज करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे दो चीजों का विकास हो रहा है। एक कौन सा? आधुनिक मानव। किस फेज में? अपर पैलियोलिथिक एज में, उच्च पूरा पाषाण काल में। दो आपको यहाँ पे चेंजिंग नजर आ रहा है इसी फेज में। एक तो आधुनिक मानव का विकास हुआ, जो आधुनिक मानव क्या कहलाया? होमोसेपियन के नाम से जाना गया। और दूसरा यहाँ पे क्या आपको डेवलपमेंट? तो इसी फेज में आर्ट डेवलप हुआ। आर्ट डेवलप, कला का विकास हुआ। इसी फेज में क्या हुआ? तो दो चेंजिंग नजर आ गया। अब मनुष्य, जब हम आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, इसी फेज में ना आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, और मानव का उद्भव हुआ तो वह मानव कलाकार निकला। ठीक है, और कौन सी कला? तो सबसे पहले अब आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो मनुष्य है वह किस आर्ट से इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले वह किस आर्ट से परिचित हुआ? तो सबसे पहले हम किससे परिचित हुए? पेंटिंग से। यानी पेंटिंग जो चित्रकला है, यह तभी से चला आ रहा है जब से मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई। समझ गए? इसलिए आज भी अगर बच्चा छोटा होता है तो वह आज भी सबसे पहले लिखने से पहले चित्र ही बनाता है। आप उसे लाख कहो कि क लिखो ऐसे, तो वो लिखेगा ऐसे। अब पढ़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है ना? उसे लाख कहो कि ऐसे डंडा खींचो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, लेकिन वो करेगा ही नहीं, वो फिर बना देगा ऐसे। उसकी अपनी स्क्रिप्ट है ना? तो वह चित्र, अब यह भी चित्र जो हमें मिल रहा है वह कहां से मिला है? तो यह आपको केव पेंटिंग के रूप में, यह हमें पेंटिंग कहां से मिला? केव, गुफा। तो यहां से हमें कैसी चित्रकारी मिल रही है? तो गुफा चित्रकारी। और यह गुफा चित्रकारी किस गुफा से? तो भीमबेटका। भीमबेटका, ठीक है। यह किस गुफा से? भीमबेटका, जो कहां है? मध्य प्रदेश में। क्योंकि
हम इसी गुफा में रहते थे, हम इसी गुफा में रहते थे। आज भी देखोगे कि बच्चे जो होते हैं, दीवार पर लिखने की हमारी ये जेनेटिक आदत है। आज भी जब बच्चा जब होता है छोटा, तो लाख उसे मना करो लेकिन वह दीवार पर लिखेगा ही लिखेगा। वह अपने मम्मी पापा का चित्र बनाएगा ही बनाएगा उस दीवार पे, जो घर की दीवार है जहां वह रहता है, क्योंकि ये जेनेटिक है ना, ये आदत है ना हम लोग की। बहुत सारी चीजें वो जेनेटिक होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। हैं तो हम लोग अंदर से वही, अभी भी प्राइमेट वाले ही है लक्षण। अभी भी हम लोग क्या हैं, वही हैं, प्राइमेट ही हैं। ये तो थोड़ा सा हम लोग बस अपने आप को सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम आदमी हैं, मानव हैं। लेकिन देखो आज भी मानव ऐसा ऐसा हरकत करता है जिससे कि पशु भी शर्मिंदा महसूस करता है। वैसा हरकत कभी पशु भी नहीं कर सकता है जैसा बिहेवियर मानव करता है। जानवर से भी अलग दर्जे का बिहेवियर। कभी देखे किसी पशु को कि वह अपनी पत्नी को मारकर ड्रम में, पति को मारकर ड्रम में वो कर रहा हो? किसी पशु को देखे कि वो ले गया घुमाने और वहां से धक्का दे दिया अपने ही साथी को? ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है? या कभी ये सुने कि भाई किसी जानवर ने दूसरे की पत्नी को लेकर भाग गया, या किसी जानवर का दूसरे के पति के साथ अफेयर चल रहा है? वो हम लोग से ज्यादा अच्छे हैं ना, कम से कम वो रिलेशन निभाना जानते हैं, वो रिलेशन निभा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं देखे कि कोई आपको, जो आप देख रहे हो कि भाई ये यानी चिंपैंजी के उसमें आपको बाघ घुसा हुआ है, या फिर टाइगर के उसमें आपको लोमड़ी घुसा हुआ है, वहां पे फॉक्स घुसा हुआ है, कभी ऐसा देख रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ पे अब हम लोग हैं तो वही, जेनेटिक तो वही है, चले तो वहीं से हैं, लेकिन अपने आप को थोड़े से बार बार सभ्य बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हमें थोड़ा छेड़ा जाता है तो फिर हम उसी रूप में आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल रूप में जहां से हम चले थे। तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ पे पैलियोलिथिक एज में यानी एक बड़ा चेंजिंग हो रहा है, लेकिन लास्ट फेज में। और लास्ट फेज में क्या हो रहा है? तो दो चेंजिंग नजर आ रहा है, दो परिवर्तन, एक मॉडर्न मैन और दूसरा आर्ट डेवलप हुआ, जिसमें मॉडर्न मैन क्या कहलाया? होमोसेपियंस के नाम से जाना गया। और सबसे पहले मनुष्य किस कला से परिचित हुआ? पेंटिंग से, जिसके एविडेंस हमें कहां से मिल रहे हैं? वो आपको भीमबेटका गुफा से मिल रहा है, जो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो हमारे पास यह एविडेंस भी है कि हम कहाँ रहते थे, तो इन्हीं गुफाओं में रहते थे। और इन्हीं गुफाओं के चित्र के आधार पर हम स्टोन एज को जान पा रहे हैं कि भाई, क्योंकि आर्ट, देखो आर्ट है क्या? कोई भी आर्ट हो, वह आपके इमोशन को व्यक्त करता है, प्रेजेंट करने का एक मीडियम है, आपके फीलिंग को प्रेजेंट करने का एक मीडियम है। आर्ट यही है ना। कला क्या है? कला यही है कि हमारी भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जो हमारी थॉट है, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारा इमोशन है, जो हमारी आइडियाज हैं, हम उसको किसी न किसी माध्यम में रिप्रेजेंट करते हैं। आर्ट के किसी न किसी फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम पेंटिंग करके कर लें, चाहे हम आर्किटेक्चर के रूप में कर लें, चाहे हम स्कल्पचर के रूप में कर लें, चाहे हम म्यूजिक के रूप में कर लें, चाहे हम डांस के रूप में कर लें। हम अपनी फीलिंग को, अपनी आइडिया को, अपनी यानी आइडियोलॉजी को, अपने थॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्ट के किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है? तो आर्ट तो वही है ना, यानी कला मनुष्य की भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो अब स्टोन एज में लोगों की जो भावनाएं थी, जो फीलिंग थी, जो उनके थॉट थे, जो उनके आइडियाज थे, उसको उसने व्यक्त किया, रिप्रेजेंट किया, किस रूप में? पेंटिंग के रूप में। और वह पेंटिंग कहाँ से? तो वह भीमबेटका के गुफा से हमें मिलता है। अब यहाँ पे आप देखो तो यही गुफा जो केव पेंटिंग है, इसी से हम स्टोन एज के विषय में जान पाते हैं कि वह लोग कैसे थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा जीवन यापन था, क्योंकि इसी चित्र में उन्होंने सारी चीजों को बना दिया, जिससे हमें पता चला कि वह हंटिंग लाइफ उनका था, गैदरिंग लाइफ उनका था, सामूहिक जीवन जीते थे, शिकारी जीवन जीते थे। तो ये सारी जानकारी हमें उनकी मिलने लगती है इसी गुफा से। ठीक है? वे जानवरों का शिकार करते थे, शिकार करने से पहले चित्र बनाते थे, चित्र बनाने के पीछे भी यानी उस फेज में कौन कौन से एनिमल्स थे जिसका शिकार किया जाता था, यह उस चित्र से भी हमें प्राप्त हो रहा है।
चित्र से हमें यह भी पता चल रहा है कि भाई उनको कलर का भी जानकारी था, नॉलेज था, क्योंकि उस चित्र में रंग भी भरा गया है। कलर के लिए क्या यूज किया गया है, तो नेचुरल रंग का यूज किया गया है। उनको मेल फीमेल का भी नॉलेज था, क्योंकि चित्र में आपको मेल और फीमेल दोनों के चित्र बने हुए हैं। उनकी शारीरिक जो संरचनाएं हैं, जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वह अलग अलग रूप में है, क्योंकि मेल और फीमेल का एक जैसा होता नहीं है। तो वह आपको चित्रों में अगर बनाया गया है, तो इससे एक इंफॉर्मेशन तो हमें मिल रहा है ना, कि पाषाण काल के लोग मेल और फीमेल से इंट्रोड्यूस थे, परिचित थे। पहली चीज, पाषाण काल के जो लोग थे, स्टोन एज के जो लोग थे, उनको कलर का नॉलेज था, यह भी हमें जानकारी मिल रहा है। स्टोन एज के जो लोग थे, वह आपको आपको किन किन जानवरों का शिकार करते थे, हंटिंग लाइफ था, तो उन जानवरों का इमेज बना हुआ चित्र क्यों बनाते थे, तो उसके पीछे एक उनका अपना कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट यह भी था कि कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि वे प्रिज्यूडिस से भी कहीं ना कहीं थोड़े उससे थे, ग्रसित थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, क्योंकि इसलिए वे जानवरों का चित्र बनाया करते होंगे कि चित्र बनाकर वे जानवरों को एक उनका अपना एक थॉट होगा कि जिस जानवर का शिकार करना है, पहले उसका चित्र बना लेते हैं, और चित्र बनाकर उसका क्या करेंगे, तो चित्र बनाने से उस जानवर का जो सोल है, आत्मा है, वह आत्मा इस चित्र में कैद हो जाएगा, फिर उसको मारना आसान हो जाएगा। तो यह एक उनका अपना थॉट रहा होगा। इससे पता चलता है कि वे प्रिज्यूडिस से भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस थे, परिचित थे, पूर्वाग्रह से भी परिचित थे। क्लियर है? अब देखो, प्रश्न तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा ना, प्रश्न वह नहीं पूछा जाएगा जो किताबों में लिखा हुआ। ऑनलाइन वाले सुन रहे हो आप लोग सभी लोग? तो जो बताया जा रहा है उसको लिखते भी जाना है। क्या कुछ बोलना है? ऑनलाइन कुछ आवाज आया था क्या? चुप्पी क्यों साधे थे? आ रहा है समझ में? क्लियर? नाम क्या है? अमन भगत। कहाँ से? अच्छा, कोलकाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कुछ थोड़ा अपने आप को चेंज माने, स्टोन एज से अलग किए हैं, या अभी भी उसी फेज में हो? कहाँ से हम लोग चले थे, यह तो पता चल गया ना कि हम लोग चले कहाँ से थे। हाँ, नहीं, हंटिंग के पहले। हंटिंग के बाद क्यों बनाएंगे? जब मार ही दिए तब कहाँ उसका आत्मा, फिर अब वो आत्मा क्या पीछा करेगा? सिका एक एक कॉन्सेप्ट है ऐसा, देखो कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना, क्योंकि स्क्रिप्ट तो है ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक आइडिया लगा सकते हैं कि एक ऐसा उनका कुछ, यानी आखिर वे चित्र क्यों बनाते थे। तो देखो, चित्र तो दो वजह से, कि भाई पेंटिंग इसलिए भी बनाते होंगे क्योंकि अब उनकी जो भावनाएं थी, जो इमोशन था, हम लोग चित्र क्यों बनाते हैं, यानी मान लो कि किसी की अगर याद आती है तो हम क्या करते हैं, उसके चित्र को देख लेते हैं, उसके इमेज को। बहुत सारे लोग पर्स में भी रखते हैं, जिसको चाहते हैं पसंद करते हैं। कभी ऐसा भी आपके साथ भी हुआ होगा कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते अचानक आप किसी की याद में खो गए, और खोए तो वहीं पे पेज पे आपने कुछ बना डाला। सबके साथ ऐसा होता है कि जिस पेज को आप पढ़ रहे हो आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, अचानक किसी की याद आई, फिर आप खोते गए और वहीं आप कुछ बना डाले पेज पे ही। ठीक है, वह एकदम एग्जैक्ट आपको इमेज नहीं बन पाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपने बनाया। फिर अचानक आपका होश टूटता है, अरे हम कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे थे, तो फिर आप पढ़ने लगते। तो यहाँ पे जो चित्र जो बनाया जा रहा था, उसके पीछे का एक उद्देश्य एक भी यह भी हो सकता है कि उनका ऐसा मानना होगा कि भाई अगर जिस जानवर को हमें शिकार करना है, अगर उसका चित्र बना लेंगे तो उसकी जो आत्मा है वह इस चित्र में प्रवेश कर जाएगी, तब फिर उस जानवर को मारना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई जानवर भी छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े बड़े जानवर हैं। जो जानवर हैं वह कैसे हैं, साइज में काफी बड़े हैं, क्योंकि पूरा आइस एरा है ना, और बर्फ से कौन छोटा जानवर निकल सके क्या बाहर? बर्फ से वही बाहर निकलेगा ना जो ताकतवर होगा, मजबूत होगा। तो उस समय बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना होता था, और वही उनका, और कोई उनका साधन नहीं था, वही खाने पीने की चीजें थी।
तो किसी भी एक जान अच्छा, जब बड़े जानवर को आपको मारना होगा तो आपके टूल्स कैसे होंगे? छोटा। अब हाथी को मारोगे तो आप पत्थर से मार दोगे क्या हाथी को? उसके लिए तो आपको बड़े टूल्स की जरूरत होगी, बड़े औजार की जरूरत होगी ना। तो वह औजार साइज में भी बड़ा होना चाहिए। तो बड़े औजार आपको चाहिए, क्योंकि आपको बड़े जानवर का शिकार करना है। और उसके लिए आप अकेले तो नहीं मार पाओगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ग्रुप में जाओगे। तो उनका लाइफ कैसा था? गैदरिंग लाइफ। उनका लाइफ कैसा था? हंटिंग लाइफ, शिकारी जीवन, सामूहिक जीवन। क्योंकि वे पूरे ग्रुप में जाते थे। अकेले जाए तो पता चला जानवर ही उनके ऊपर अटैक कर दे, वे शिकार करने का और खुद शिकार होकर आ गए। डर तो यह भी था। अच्छा, अभी सीधा होकर चल भी नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से शुरुआती फेज में तो ऐसा ही रहा है ना।